हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ को जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत लंबे समय के बाद आपसे भेंट हो रही है, थोड़ा क्षमा चाहूँगा, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि कंसिस्टेंसी से हम वीडियोस को अपलोड करते रहें और आपको कंटेंट डिलीवर करते रहें। तो थर्ड सेमेस्टर मीन्स सेकेंड ईयर बीए ऑनर्स हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। और जो पेपर आपका इसमें होता है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो आपका कोर्स है, हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया, जो शुरुआती मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो इसमें टॉपिक है, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद पे चर्चा करेंगे। फ्यूडलिज्म एक्चुअली में होता क्या है और फ्यूडलिज्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारत के अगर हम संदर्भ में बात करें तो उसका क्या महत्व है। तो हम शुरू करेंगे बीडीसी के आर्टिकल से। इनका पूरा नाम बीडी चट्टोपाध्याय जी है और आर्टिकल का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी। कि जो पॉलिटी बन रही है, जो राज व्यवस्था बन रही है, अर्ली मेडिवल के समय कैसे बन रही है। प्लीज रिमेंबर, जब मैं अर्ली मेडिवल कहता हूं तो अर्ली मेडिवियल का मेरा मतलब होता है अराउंड फिफ्थ सेंचुरी या सिक्स्थ सेंचुरी एडी से लेकर अप टू 11th या 12th सेंचुरी लेके आप चलें। दिस इज दी अर्ली मेडिवल। और आपका जो पेपर का टाइम फ्रेम भी दिया है वो आपको 750 से 1200 के आसपास का ही दिया है। तो ये अर्ली मेडिवल होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस समय जो है, जो जनपदास की हमने बात करी थी, जो मौर्यन स्ट्रक्चर की हमने बात करी थी, मौर्य वंश की बात करी थी, और जो हमने मगधियन अंपायर की बात करी थी, ये सब डिक्लाइन हो चुका है। गुप्ताज आए, वो चले गए। गुप्ताज के बाद से कैसे भारत में बदलाव होता है, कैसे कैसे पॉलिटिक्स का इमरजेंस होता है, वो सब हमने डिस्कस करना है। तो जो टाइम फ्रेम रहने वाला है, फिफ्थ से सिक्स सेंचुरी एडी से लेके 11th 12th आप मान के चलिए। ये जो पीरियड है इसको हम बेसिकली अर्ली मेडिवल कहते हैं। ये जो पीरियड है इसको हम अर्ली मेडिवल पीरियड कहते हैं। तो शुरुआती मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ना है और क्या क्या बदलाव होते हैं उनको जानना है। तो फ्यूडलिज्म सबसे पहले है क्या, हिंदी में कहें तो ये सामंतवाद होता है। और ये भारत में बहुत ही प्रीवैलेंट सिस्टम था। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो इसके ऊपर कमेंट करते हैं। हमारे नोटेबल जो हिस्टोरियन हैं आर एस शर्मा जी, वो अपने व्यूज पॉइंट आउट करते हैं। डी डी कुसाम्बी, बी एन एस यादवा, आप देखेंगे हरबंश मुखिया जी के अपने अपने पर्सनल व्यूज हैं। हम शुरू करेंगे बीडी चट्टोपाध्याय जी से, क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल का पीडीएफ डाउनलोड करें और इसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें तो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से, बट एक्चुअली में है क्या, हुआ क्या प्रोसेस, वो उन्होंने बताने का प्रयास किया, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फ्यूडलिज्म अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक, मैं फिर कह रहा हूं, ये एक सिंपल हिस्टोरिकल प्रोसेस नहीं है कि आप इसको एक प्रोसेस की तरह देखें, एक घटना की तरह देखें और आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं एक सिंपल सा रेफरेंस आपको दूं, आपकी नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा है उसमें अगर समझाने का प्रयास करूं, तो सामंतवाद का ये मतलब होता है कि एक लैंड है, सपोज एक बड़ी सी जमीन का टुकड़ा है और ये किसी पर्सन को बिलोंग कर रहा है जिसको हम लैंडलॉर्ड कहते हैं, जो जमींदार होता है ना। सपोज ये जमीन है लैंडलॉर्ड की। ये भी मैं मोटा मोटा प्रोसेस बता रहा हूं आपको, एक जनरल आइडिया बनाने के लिए। जमींदार की जमीन है, वो क्या कर रहा है, इस जमीन में पीजेंट्री से खेती करा रहा है। जो किसान लोग हैं वो उसमें खेती करेंगे, सर्व्स इन्हें कहते हैं। अगर मैं यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, देखिए एक वर्ड है यूरोसेंट्रिसिज्म। इसका ये मतलब होता है कि यूरोपियन माइंडसेट हर जगह देखने को मिलता है। इनफैक्ट आपकी एजुकेशन में भी आप यूरोपियन मॉडल पढ़ते हो कि यूरोप ने बहुत डोमिनेंस हम सब के ऊपर छोड़ दिया है। ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते हैं, फ्रेंच आते हैं, पुर्तगीज आते हैं, डच आते हैं, तो उनका जो एक डोमिनेशन था वो हर जगह, चाहे आप आर्किटेक्चर से लेके चाहे एजुकेशन से लेके देखिए, इसलिए हम उनके वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। तो मैं यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा रहा हूँ। एक जमीन है, सपोज इसमें पीजेंट्री काम कर रहा है और वो पीजेंट्री से रेवेन्यू ले रहा है। तो पैसा लैंडलॉर्ड ले लेगा और लैंडलॉर्ड क्या करेगा, वो इस रेवेन्यू को, इस पैसे को वो किंग को ट्रांसफर कर देगा। अब सपोज किंग ने मान लो 90 रुपए की डिमांड करी,
अब कॉमन सेंस अगर आप लगाएं तो लैंडलॉर्ड ज्यादा ही डिमांड करेगा, भाई 120 ले लेगा, 150 ले लेगा, ताकि उसका फायदा हो, उसकी जेबें भरे। और बेचारा किसान जो है, अब किसान की खुद की जमीन भी हो सकती है, लैंडलॉर्ड की भी हो सकती है, उसकी ड्यूटी है कि वो रेवेन्यू वसूल करेगा। बेचारे उसके पास कुछ बचा ही नहीं, गरीब रह गया बेचारा, अपने बच्चों को नहीं पाल पाएगा, अपना परिवार नहीं चला पाएगा, और भी कई चीजें होंगी ना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। आप ऐसे फ्यूडलिज्म को समझिए कि सामंत लोग आ जाते हैं। अभी तक क्या था, राजा और जनता थी। अब राजा और जनता के बीच में एक सेक्शन आ गया लोगों का, जिसको हम लैंडलॉर्ड कह रहे हैं, जिसको हम जमींदार कह रहे हैं, जिसकी अपनी जमीनें हैं और वो उनसे पैसे निकलवा रहा है, बाकियों को काम करवा के। या कई बार ऐसा होता है कि उसको पूरा ही गांव का जो है ड्यूटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो सबसे पैसा वसूलेगा, उन पर अत्याचार करेगा, उनको प्रताड़ित करेगा। और इनफैक्ट सोच के चलिए, अपना ही जो होता है ना, वो ज्यादा प्रताड़ित करता है एज कम्पेयर टू बाहरी आदमी से। कलयुग है भैया, आज के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो आज की डेट में अपना ही आदमी अपने को गिराने में लगा है, तो ज्यादा परेशान करता है ना। तो लैंडलॉर्ड राजा से ज्यादा परेशान करता है जनता को, एक्चुअल में देखा गया है इतिहास में। बट क्या ऐसा ही सिस्टम भारत में था या नहीं था, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो बीडीसी के आर्टिकल से शुरू करेंगे और समझेंगे कि ये चीज कैसे आ रही है। इस पे तो खैर ज्यादा फोकस नहीं है, बट मोटा मोटा समझेंगे कि अब पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आ रहा है, अब पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में हमारे भारत में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। माइंड में लेके चलिएगा कि हम पोस्ट गुप्ता की बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट गुप्ता। गुप्ता एम्पायर डिमिनिश हो गया है। गुप्ता एम्पायर के गिरने के बाद से क्या क्या परिवर्तन हमारे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, वो उस पर चर्चा करते हैं। तो बीडीसी आर्टिकल लिखते हैं अराउंड 1976 के आसपास, ठीक है। तो जो मैं बातें करूंगा उस कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास करेगा, क्योंकि समय बहुत बीत चुका है, तो परिवर्तन बहुत आ गए हैं। तो बीडीसी कहते हैं कि देखिए भाई साहब, हम अक्सर जब हम अर्ली मेडिवल की बात करते हैं, टाइम को माइंड में रख के चलिएगा, जब हम अर्ली मेडिवल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली हम सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करते हैं। वी आर फोकसिंग मोर ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, ऐसा बीडीसी कहते हैं। क्योंकि सोशल जो इतिहास होता है और जो आर्थिक इतिहास होता है किसी भी चीज का, वो आपका इंटेलेक्ट ज्यादा डेवलप करता है। ये चीज आपका जो इंटेलेक्ट है उसको बढ़ाता है, आपके ज्ञान को ज्यादा बढ़ाता है एज कंपेयर टू पॉलिटिकल हिस्ट्री के कंपैरिजन से। सो कहना क्या चाह रहे हैं, सपोज किसी राजा का शासन आया, सपोज मुगलों का शासन आया, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। तो अब जरा खुद सोचिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हम जब पॉलिटिकल चीजों को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, तारीखें होती हैं कि किस राजा ने कब तक शासन किया, किस राजा ने क्या बनवाया एंड ऑल, यही होता है पॉलिटिकल हिस्ट्री में जनरली। इससे आपका ज्ञान क्या बढ़ा, कुछ नहीं, बस आप रट्टू तोता बन गए मोटा मोटा। अभी मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लैरिटी करूंगा, प्लीज मुझे आप टारगेट ना करिए। मैं जरा सोशल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि जब मुगल रहे होंगे तो कैसा समाज रहा होगा, कैसे रीतियां रही होंगी, इस पे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा ना आपको, कि कैसे कैसे फंक्शंस होते होंगे, रिचुअल्स होते होंगे, ओकेशंस होते होंगे, इस पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा ना। ऐसी इकोनॉमिक हिस्ट्री कि भाई समाज कैसे बटा हुआ था, क्या उस समय बिजनेस क्लास होती थी, क्या उस समय गरीब वर्ग भी था, क्या क्या पेशे समाज में होते थे, क्या क्या ऑक्यूपेशंस हुआ करते थे, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो बीडीसी साहब यही कह रहे हैं कि 76 के आसपास, उनके टाइम के आसपास क्या हो रहा है, जो बच्चे लोग हैं, जो स्कॉलर्स लोग हैं, जो हिस्ट्री के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, वो सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री पे ज्यादा जा रहे हैं। और बहुत ही रेयरली ऐसा होगा जो पॉलिटिकल हिस्ट्री पे रुचि रखे। सच बात यह है कि जितना सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमने कंसेप्शन बना लिया, हमने एक विचारधारा बना ली बस, कि इसमें केवल तारीखें ही होती हैं। जबकि अगर आप इसको गहराई से देखें तो ये केवल तारीखों का खेल नहीं है। पॉलिटिकल हिस्ट्री में कई और चीजें भी हैं।
इसमें जोग्राफिकल एक्सटेंट आता है कि आपने कहाँ तक शासन किया, किन परिस्थितियों में शासन किया, आपके परिवार की क्या घटनाएं रही होंगी कि आपको ऐसा होना पड़ा। बहुत गहराई है इसमें। बट क्योंकि कोई कहते हैं कि हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, जो हिस्ट्रियोग्राफी लिख रहे हैं, हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है जो इतिहास लिख रहे हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा कि उन्होंने केवल डेट्स पर फोकस किया। उनका मेन फोकस डेट्स था, वंशावलियों पे फोकस किया, जिसको हम इंग्लिश में जेनोलॉजी कहते हैं। केवल और केवल हमारे इतिहासकारों ने जेनोलॉजीज पर फोकस किया कि किस राजा के बाद क्या आया, कब से कब तक शासन किया, केवल उन्होंने इसी मुद्दे पे फोकस किया। और इससे हमें कंपार्टमेंटलाइज हिस्ट्री मिल रही है, मतलब एक अच्छी एनालिटिकल हिस्ट्री नहीं मिल पा रही है कि हम गहराई तक चीजों को समझ पाए। तो बीडीसी कहते हैं, अब मैं इसी पॉलिटिकल हिस्ट्री पे यहाँ बात करने वाला हूँ अर्ली मेडिवियल के कॉन्टेक्स्ट में। तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि इतिहासकारों का दोष है क्योंकि उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और जो अन्य पहलू है, जो बाकी एस्पेक्ट हैं, उस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित नहीं किया। इसलिए शायद हम जो नॉलेज हमारा है पॉलिटिकल हिस्ट्री को लेके वो बहुत कम है। हम केवल तारीखों तक ही सीमित रह जाते हैं, और ये तो बहुत ही मेजर बात है। आप देखिए, अगर आप किसी भी बंदे से, किसी नॉन हिस्ट्री के बंदे से पूछिएगा जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है, आप किसी डॉक्टर से पूछिएगा, आप किसी या नॉर्मल किसी सपोज किसी सब्जी बेचने वाले से पूछेगा, भैया इतिहास क्या होता है, मुगलों के बारे में क्या जानते हो, एक सिंपल सा क्वेश्चन रखिएगा किसी के सामने भी जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं, उसका रिस्पॉन्स पता है क्या होगा? यार उसमें तो तारीखें होती हैं, कौन इस बच्चे में पढ़े, हिस्ट्री में तो तारीखें ही होती है, इसलिए हमें बोरिंग लगती है। सब ये कहेंगे देखना, क्योंकि जो सोच है ना, ये 76 के दशक से, 70 के दशक से चली आ रही है। ये सोच तब से प्रीवैलेंट है, और कोई इस पे सवाल नहीं उठा रहा है। ये जो रीति बन जाती है ना, वो चली आ रही है। इसलिए बीडीसी कहते हैं कि अब हमें इस चीज को बदलना पड़ेगा, और मैं बदलूंगा। वो कहते हैं कि मुझे इनफैक्ट बहुत सारे लोग टारगेट भी करेंगे मेरे इन आर्ग्यूमेंट्स के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बट स्टिल मेरा जुनून है कि मुझे भैया नोशन बदलना है, मुझे अपना सोच बदलनी है, लोगों की सोच बदलनी है। तो चलिए आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं कोशिश ये करूंगा कि आपका माइंडसेट थोड़ा सा हिस्ट्री को लेके बदले, और हम बात करने वाले हैं अर्ली मेडिवियल की। चलिए अब आगे देखेंगे। तो वो कहते हैं कि आगे बढ़ने से पहले हमें दो अप्रोचेस का यूज करना पड़ेगा जब हम अर्ली मेडिवियल की बात करेंगे, गुप्त काल के बाद की बात करेंगे। वो दो अप्रोचेस क्या है, वो कहते हैं, देखिए वो दो अप्रोचेस का जिक्र करते हैं। अब वो अप्रोचेस क्या क्या है, थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। पहली अप्रोच वो कहते हैं, ये अप्रोच क्या है, बेसिकली किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, यहाँ पे किस चीज को पढ़ रहे हैं हम, अर्ली मेडिवियल को, जो शुरुआती मध्यकालीन इतिहास है हमारा, 6वीं 7वीं शताब्दी वाला जो पीरियड है। तो वो कहते हैं कि अर्ली मेडिवियल को पढ़ने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। पहली जो अप्रोच है हमारी, वो है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो सभी लोग फॉलो जनरली करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच को एक और नाम से कहते हैं ओरिएंटल डिस्पोटिक अप्रोच। ओरिएंटल डिस्पोटिक अप्रोच। ओरिएंटल डिस्पोटिज्म एक शब्द है, और ये कार्ल मार्क्स ने इसका इजाद किया था। इनफैक्ट जीन जैक्स रूसो भी थे, आप चेक कर लीजिएगा। तो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म क्या बताता है, ये आपको जो ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया मतलब वही हमारा इंडिया, हमारा नेपाल, हमारा मालदीव्स, इंडोनेशिया, ये सारा जो बेल्ट आता है, लाओस, वियतनाम वाली, वो कहते हैं कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें जैसा मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो इस चीज को डिफाइन करता है ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। साउथ ईस्ट एशिया के मोड ऑफ प्रोडक्शन को, मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि समाज कैसे चल रहा है ना, क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, उसको कौन कौन खरीद रहा है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, उस समय कोई आईटी इंडस्ट्री तो होगी नहीं। हम अर्ली मेडिवल की बात कर रहे हैं, आज से लगभग आप लगा लीजिए 1000 साल 1200 साल पहले की बात चल रही है। उस समय तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी कोई चीज नहीं होगी। उस समय मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब पीजेंट्री से होगा, खेती बाड़ी होगी ना। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता है कि हम जो है कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ हमेशा से खेती बाड़ी थी। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब कैसे खेती बाड़ी होती थी उस समय। साउथ ईस्ट एशिया में ओरिएंटल डिस्पोटिक मॉडल बताता है कि एक राजा होता था,
किसान होते थे और वो प्रताड़ित करता था, उनसे वसूली करता था, सिंपल सी बात है। एक ट्रेडिशनल नोशन है, ट्रेडिशनल अप्रोच में जो इतिहासकार आते हैं वो एक ही मॉडल से भारतीय इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं, जो अर्ली पार्ट है हमारे इतिहास का, और वो किस अप्रोच से, किस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि देखिए भैया, जो गुप्ता काल के बाद से ये चेंजेस हो रहे हैं, ये इसलिए हुए, उससे पहले भी जो चेंजेस हुए ये इसलिए हुए क्योंकि हमारी एक प्री स्टेट पॉलिटी था, प्री स्टेट पॉलिटी था, प्री स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम था, जिसके कारण ये बदलाव हुए। प्री स्टेट का क्या मतलब होता है कि भी राज्य बना नहीं है। जो राज्य मौर्य काल में था या जो राज्य गुप्ता काल में इतना फ्लरिश हो रहा था, अब वो नहीं रहा क्योंकि वो टूट गया। और अब छोटे छोटे फ्यूडेटरीज बॉडी आएंगे, छोटे छोटे गुट बनेंगे, या आप कह सकते हैं रूलिंग लिनिएजेस आएंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मौर्य वंश में आपने अशोक का नाम तो जरूर सुना होगा, अशोक चक्र हमारे झंडे में भी है। तो मौर्य तो पूरा लगभग भारत में फैल गया था, पूरा एक एम्पायर बन गया था। जैसे मुगल एम्पायर हम कहते हैं, दिल्ली सल्तनत है वो उतना भी नहीं, बट यस मुगल्स के केस में आप देखें ब्रिटिश एम्पायर हम कहते हैं, कितना फ्लरिश हो गया था। बट मेडिवियल काल में ये चीज नहीं है, छोटे छोटे बॉडीज आ रही है, छोटी छोटी फ्यूडेटरी सेगमेंट्स आ रहे हैं, तो दैट इज प्री स्टेट पॉलिटी। तो वो यही कहते हैं कि अब स्टेट नहीं रहा, उतने बड़े स्केल का यूनिटरी एम्पायर नहीं रहा, और जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि प्री स्टेट पॉलिटी है। ऐसा ट्रेडिशनल जो ब्रांच के लोग हैं, जो इतिहासकार इसमें आते हैं, वो ये कहते हैं। दूसरा जो अप्रोच है वो बात करता है चेंज की, तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूं, अप्रोच, अप्रोच ऑफ चेंज। तो दूसरा जो सेगमेंट है, दूसरा जो अप्रोच है पॉलिटी को पढ़ने का, वो कहता है कि भाई चेंज हो रहा है, कि जो भी चेंजेस हम देख पा रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि समाज के इंटरनली, समाज के अंदर अब बदलाव आ रहे हैं, रिलेशंस बदलते जा रहे हैं। तो वो चेंज की बात करता है कि प्रोडक्शन रिलेशन बदल रहा है, कि जैसे पहले राजा और किसान होता था, कोई और भी जुड़ेगा, तो ये आइडिया वहीं से आ रहा है। और भी जो समाज के भीतर अंदरूनी तबकों में जो चेंजेस हो रहे हैं वो इसलिए हो पा रहे हैं, तो ये चेंज की बात करता है। और इस चेंज के सेगमेंट में जो इतिहासकार आते हैं बहुत सारे हैं, और सब अपने अपनी डेफिनेशन देंगे। कोई कहेगा कि फलाना हुआ इसलिए ऐसा बदलाव हुआ, कोई कहेगा ढिमकाना हुआ इसलिए ऐसा बदलाव हुआ, तो सबका एक आइडिया अलग है। ठीक है, तो इसमें चेंज वाले लोग आएंगे, वो कहेंगे कि भाई ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो रही हैं, जिसके कारण जो हमारा समाज है गुप्ता काल की बाद से ऐसा परिवर्तित हो रहा है। तो ये दो अप्रोचेस हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा, और वो ये कहते हैं कि आप दोनों ही अप्रोचेस ले लीजिए, आप दोनों ही सेगमेंट्स के हिस्टोरियंस की राइटिंग्स देख लीजिए, उनका कंटेंट अगर आप देखेंगे ना, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी होने वाला है, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी आपको मिलेगा, विरोधाभासी मिलेगा। मतलब अगर एक हिस्टोरियन कुछ कह रहा है तो दूसरा हिस्टोरियन, दूसरा इतिहासकार उसकी बात काटेगा, तो कंसेंसस नहीं बन पा रहा, एक सिंगल डेफिनेशन इतिहास की नहीं बन पा रही है। वो ऐसा कहते हैं हमारे बीडीसी साहब कि कॉन्ट्राडिक्टरी जनरलाइजेशंस होंगे। कोई भी अगर किसी चीज को समझाने जाएगा उसमें ही आप देखेंगे कि वो बात ही को काट रहा है दूसरे बंदे की। तो ये बहुत ही, इस समय आप ऐसे समझिए कि बहुत ही बदलाव देखा जा रहा है, और बहुत ही ये जो हीटिंग अप पीरियड है, 70s का जो पीरियड है, उससे पहले का जो पीरियड है, 50s के बाद से, आज़ादी के बाद से, इतिहासकारों में गर्मा गर्मी है। ठीक है, और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस सोच के साथ आगे बढ़े और कैसे इतिहास को समझ पाए। तो ये दो मॉडल्स आप ध्यान में रखेंगे और समझ के चलेंगे। ये दो अप्रोचेस हमने डिस्कस करी। अब मेन सेक्शन पे आते हैं और फ्यूडलिज्म पे बात करते हैं। फ्यूडलिज्म, सामंतवाद भारत में कैसे आया उसकी हमने बात करनी है, जो मेजर सेक्शन हमारा कोर्स का है। लेट्स डिस्कस। देखिए अप्रोच हमने पढ़ी, अब हम देखेंगे फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म का कैसे भारत में आवागमन हुआ। तो देखिए लेट्स डिस्कस फ्यूडलिज्म, कि फ्यूडलिज्म भारत में कैसे आया। ठीक है, दो लोग दो बातें करते हैं, जो मेजरली जो हिस्टोरियंस हैं जैसे आर एस शर्मा फॉर एग्जाम्पल और बाकी जो इतिहासकार हैं, वो कहते हैं
कि मौर्यन एम्पायर फॉल हुआ, जो मौर्य वंश था जब वो फॉल हुआ तो वो डिसेंट्रलाइज हुआ। डिसेंट्रलाइज हुआ, डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब हुआ कि पहले मौर्य काल में सेंट्रलाइजेशन था, केंद्रीकरण था, कि जो भी हो रहा है वो एक राजा का निर्णय होगा। सपोज राजा बैठा है आपका, अशोक बैठा है सपोज बिहार में, उसको कर्नाटका में कोई डिसीजन लेना है वो लेगा, तो वही ऑर्डर पास करेगा, फतवा जाहिर करेगा। अगर हम रिसेंट काल में आए, इस्लामिक हिस्ट्री में आए, तभी काम होगा। बट अब हो क्या रहा है, मौर्यन एम्पायर फॉल हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, जिसके कारण ये कंसेप्ट धीरे धीरे आने लगा और इन्होंने शक्ति पाने लगी इन लैंडलॉर्डों ने, क्योंकि अब राजा की अथॉरिटी कम हो रही है। इसलिए पहले तब क्या रहते थे, या थे ही नहीं, पहली बार राजा ही डील करता था किसानों से। बट अब ये लोग क्यों आ रहे हैं, ये लोग क्यों राजा से इतने पास क्लोजनेस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि राजा की शक्ति कम हो रही है और राजा भी इनको शक्तियां दे रहा है। एक अप्रोच, एक एक थ्योरी ये है जो कहते हैं कि ऐसे भारत में फ्यूडलिज्म आया, ऐसे भारत में सामंतवाद है, और ऐसे धीरे धीरे ये वर्ग जो है जमींदारों का, ये आगे आता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि देखिए, फ्यूडलिज्म इसलिए भारत में आया क्योंकि लैंड ग्रांट्स हुई, क्योंकि हमारे भारत में लैंड ग्रांट्स का कंसेप्ट रहा। लैंड ग्रांट्स दिए गए, लैंड ग्रांट्स का मतलब जमीनें दी गई। तो राजाओं ने क्या किया, जमीनें बहुत दी, और जब उन्होंने जमीनें दी तो जमीनों के साथ साथ उन्होंने उन जमीनों का अधिकार भी उन लोगों को दिया। जनरली अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो जमीनें ब्राह्मणों को दी जाती थी। आपको पता ही है हमारा समाज 4 वर्गों में बटा था, तो राजा जो जमीनें दिया करता था वो ब्राह्मणों को दिया करता था, और उन जमीनों को क्या बोलते थे, अग्रहार। उन जमीनों को जो ब्राह्मणों को मिलती थी उसको अग्रहार कहा जाता था। देवादान, देवदान, आप समझ रहे नाम को देखिए, देवदान, देवों को जो दान हो रहा है, अग्रहार, ब्राह्मणों को जो दान हो रहा है, ब्रह्मदेव, समझिए नाम को देखिए, ब्रह्मदेव, जो ब्राह्मणों को जमीनें मिल रही हैं। तो आप समझिए पहले जो जमीनें मिला करती थी वो ब्राह्मणों को जनरली दिया जाता था। बट जो हिस्टोरियंस कहते हैं कुछ की, इसलिए सामंतवाद आया क्योंकि जमीनें दी गई, तो जमीनों के साथ साथ जमीन का टुकड़ा भी जा रहा है, केवल टुकड़ा ही नहीं जा रहा है उन जमीनों में। अब जमीन प्लीज, एक आप एक गज जमीन मत समझिएगा, पूरा पूरा गांव होता था, पूरा पूरा गांव, बहुत बड़ी जमीन। पहले तो बहुत जमीन थी ना, पहले तो इतनी आबादी नहीं थी जो आज के रेट पे 150 करोड़ जनता हो गई है। पूरी पूरी जमीनें जाती थी, सोचिए उसमें गांव के कितने लोग होंगे, तो उन लोगों के ऊपर का अधिकार भी फिर ब्राह्मणों को चले जाता था। उनसे अगर कुछ वसूलना है तो ब्राह्मण ही वसूलेगा, कुछ रूल करना है तो ब्राह्मण का निर्णय लगेगा। तो देखा जाए राजा क्या कर रहे हैं, इसी के साथ डिसेंट्रलाइज हो रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है। राजा की शक्तियां डाइवर्ट हो रही है, बट रही है। ब्राह्मण अब रूल करेंगे, फिर राजा के लिए भी मुश्किल है ना इतने बड़ी एरिया को रूल करना। अब वो हर आदमी के पास तो जाएगा नहीं कि भैया लाओ पैसे निकालो, कितने लोग होंगे, उसका जीवन तो इसमें भी पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे लैंड दी जा रही है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, और ऐसे जाके फिर फ्यूडलिज्म आ रहा है और बन रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लैंड जो है ब्राह्मणों को तो दी ही गई, बट ये मेन रीजन नहीं है फ्यूडलिज्म आने का। ब्राह्मणों ने अपने पास जमीनें रखी, उनका कोई मकसद नहीं था कि उनको जमींदार या उनको सत्ता हासिल करनी, नहीं। एक्चुअल जो कारण है सामंतवाद के आने का वो ये है कि कुछ ऑफिसर्स होते थे, देयर आर सम ऑफिसर्स, कुछ ऑफिसर्स हुआ करते थे, और राजा क्या करता था, अपने मंत्रियों को, अपने ऑफिसर्स को जमीनें देता था, और ये ऑफिसर्स ही मेन कारण है जिसके कारण ये सामंतवादी व्यवस्था है। और इन ऑफिसर्स को क्या कहते थे, सामंत कहते थे। इन ऑफिसर्स का नाम ही क्या था, सामंताज, इसलिए सामंत सिस्टम आया, ऐसा कुछ कहते हैं। अब बीडीसी इन बातों से एग्री नहीं होते हैं। बीडीसी अगर आप उस आर्टिकल को देखेंगे, वो कहते हैं कि देखिए, पहली बात, जब मौर्यन एम्पायर फॉल हुआ, जब मौर्य वंश नीचे गिरा, तो उस समय भाई आप जरा माइंड लगाइए, जरा आप कॉमन सेंस लगाइए, कोई भी डायनेस्टी जब फॉल होगी
क्यों होगी आप जरा सोचिए। भाई जब क्राइसिस होगा, जब कोई विकट परिस्थिति होगी, भाई या तो राजकोष खत्म हो जाएगा या उसकी फॉरेन इन्वेजन्स होंगे, ऐसी कुछ होगा मेन जो रीजन माइंड में आ पा रहा है। लेकिन हमारे बीडीसी साहब जिनकी हम बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि जब मौर्य वंश नीचे गिरा, जब मौर्य वंश का फॉल हुआ, तो उस समय एक्चुअली में कोई क्राइसिस नहीं था। प्लीज वो ये कहते हैं उस समय देयर इज नो क्राइसिस, एक्चुअली में कोई क्राइसिस नहीं था, कोई परिस्थिति खराब नहीं थी जब मौर्यन एम्पायर फॉल हुआ कि समाज में जो है त्राही त्राही मच गई, ऐसा कुछ नहीं था जब मौर्य एम्पायर फॉल हुआ। इनफैक्ट जब मौर्यन एम्पायर फॉल हुआ तो उस समय तो वो कह रहे हैं बीडीसी साहब कि जो ये सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होता था, जो केंद्रीय स्ट्रक्चर होता था, जिसको हम इतिहास की भाषा में गणसंघ सिस्टम कहते हैं, ये गणाज जो ये संघ हुआ करते थे, ये तो अपने पीक पे थे तब मौर्य एम्पायर फॉल हुआ। जब गण संघ जो ये एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर्स होते थे तो अपने पीक पे थे, तब जाके मौर्यन एम्पायर फॉल हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये फॉल हुआ तो सामंतवादी सिस्टम आ गया। जहां तक बात है वो लैंड ग्रांट्स की जो वो कहते हैं, वो इसको भी नकारते हैं। तो देखिए अगर आप ऐसे समझिए, बीडीसी जो है वो बाकी इतिहासकारों की बातों को कैसे सुंदरता से काट रहे हैं, उनसे सहमत नहीं हो रहे हैं, बस उनकी बातों को काट रहे हैं। तो हो क्या रहा है, वो कहते हैं कि लैंड ग्रांट से भी नहीं आया है फ्यूडलिज्म का जो कंसेप्ट है, क्योंकि जो हम ये कह रहे हैं कि इन सामंतों को जो जमीन मिला करती थी, ओके मिला करती थी, मना नहीं कर रहे हैं, बट वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, इसके जो हमारे पास सबूत हैं, वो लगभग 7वीं सेंचुरी से आ रहे हैं, 7वीं शताब्दी से मिलने हमारे पास एविडेंसेस हैं आज के डेट में। और वो कहते हैं कि ये सिस्टम था, बट उससे पहले से ही फ्यूडलिज्म था। इस सिस्टम के, सामंतवादी सिस्टम के पहले से ही फ्यूडलिज्म था। आप समझ रहे हैं, मतलब पहले से ही फ्यूडलिज्म था। ऐसा नहीं कि ये सिस्टम आया तभी से सामंतवाद आया, नहीं, पहले से सामंतवाद था। और इस सेमी फ्यूडेटरी स्ट्रक्चर्स, ये सामंतों को जमीनें मिली है, बस बाद में मिली है, ऐसा बीडीसी कहते हैं। तो देखिए टोटली वो इतिहासकारों की बातों को काट रहे हैं देखा जाए तो। ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वो डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस नहीं करते हैं, उसके बदले वो डिसइंटीग्रेशन पे फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स इतनी बदल रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि अब डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। प्लीज, अब क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, ना कि डिसेंट्रलाइजेशन। वो ज्यादा फोकस डिसइंटीग्रेशन पे करते हैं, ज्यादा फोकस फ्रेगमेंटेशन पे करते हैं। अब समझिए इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो वो कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, बल्कि वो जो बड़ा सा स्ट्रक्चर था, जो बड़ा सा एम्पायर था, अब वो बढ़ रहा है अलग अलग इंडिपेंडेंट एम्पायर्स, नॉट एम्पायर्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। इसका मतलब हम समझते हैं, इसका क्या मतलब है। उम्मीद है आपको अभी तक का डिस्कशन तो समझ में आया होगा जो हमने डिस्कस किया। पॉसिबल जो इस समय ऑरा है, जो इस समय एटमॉस्फेयर बन चुका है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, हमारे इतिहासकारों के बीच, और कैसे इतिहासकार एक दूसरे की बातों को काटे जा रहे हैं, एक दूसरे से असहमत हो रहे हैं, और जो सहमत भी हैं उनकी बातों में भी कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, वो भी एक दूसरे की बातों को काट। तो ये कुछ बेसिक आइडिया हमने लिया फ्यूडलिज्म को समझने का। आप थोड़ा सा बीडीसी साहब के स्टेटमेंट को देखते हैं कि बीडीसी साहब एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहे हैं कि इस समय पॉलिटिकली क्या हो रहा है, क्योंकि बीडीसी साहब ज्यादा पॉलिटिकल प्रोसेसेस पे बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि इस समय डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज एक बड़ा सा एम्पायर है, अगेन पिक्चर से ही समझेंगे, ड्राइंग अच्छी नहीं है मानता हूं। एक बड़ा सा एम्पायर है और वो आप अंदर ही टूट गया, आप समझ रहे हैं, ये एम्पायर अब ऐसा हो रहा है। ये अब अलग अलग टूट रहा है, अभी इंडिपेंडेंट पॉलिटीज बन रही है, इंडिपेंडेंट पॉलिटीज का बनना हो रहा है। प्लीज इसको ऐसे समझिए। और राजा इस समय क्या करते थे, इस चीज को होने से रोका करते थे। क्यों ऐसा हो रहा है कि सपोज ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, इसने एक दूसरा एरिया कैप्चर कर लिया, है तो इसी का पार्ट,
फिर ये और एरियाज कैप्चर करेगा ऐसे, उसकी भी तो इच्छा होगी ना भाई ऊपर जाने की। राजा ने चलो शक्ति दे दी इन्हें, थोड़ा बहुत मान लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, पर वो कम फैक्टर प्ले कर रहा है। ज्यादा फैक्टर इस समय पॉलिटी में डिसइंटीग्रेशन का है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसने भाई सपोज जो है एक नया एरिया कैप्चर कर लिया, तो बिना परमिशन के, बिना राजा के परमिशन के जो मेन हेड है, जो उनको मोनार्की है, वो कोशिश क्या करेगा, वो यूनिट जो टूटा था और एरियाज कैप्चर करके अपना बड़ा एरिया बनाने की कोशिश करेगा। क्यों वो किसी के नीचे रहे? अब भाई ये तो ह्यूमन इच्छा है कि भाई मुझे ऊपर जाना है। तो ऐसा होने लगा, ये फ्रेगमेंटेशन होने लगा, और कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इसको हम कहते हैं हिंदू पॉलिटिकल ऑर्डर। इस व्यवस्था को जो कुछ इतिहासकार हैं वो एक नाम देते हैं हिंदू पॉलिटिकल ऑर्डर। सो हिंदू पॉलिटिकल ऑर्डर, देखिए ये बीडीसी नहीं कह रहे हैं, ऐसा ये कहते हैं कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो हिंदू पॉलिटिकल ऑर्डर इसका नाम देते हैं। तो मैं बचता हूं कहने से, ऐसा बीडीसी के अनुसार है, और ये सिस्टम ऐसा देखा जा रहा है जो इस समय हो रहा है। आई थिंक डिस्कशन स्मूथ चल रहा होगा, आपको टफ तो नहीं लग रहा होगा जो अभी तक हमने चीजों को पढ़ा। ये होने लगा, ये डिसइंटीग्रेशन, फ्रेगमेंटेशन होने लगा, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो इनकी मेजर बात हमने देखी कि कैसे ये कंसेप्ट फैल रहा है और कैसी चीजें आ रही है, और यहीं से फिर एक बेस मिल रहा है फ्यूडलिज्म के आने का, सामंतवाद के आने का, जो हमने डिस्कस किया। सो वी हैव डिस्कस्ड अप्रोचेस। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन पे आगे आते हैं कि फ्यूडलिज्म तो हमने देख लिया, बट हो क्या रहा है वही, जैसे कुछ इतिहासकार का कहना था, सेंट्रलाइजेशन का गिरना, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स का गिरना, मोटी मोटी बात जो हमने बहुत बार बोल दी। तो ऐसे ऐसे करके इंडिपेंडेंट यूनिट्स आ रहे हैं और रीजनल वेरिएशन हो रहे हैं, लोकल लेवल पे वेरिएशंस चले आ रहे हैं। ठीक है, मोटी मोटी बात ये है। नाउ अब बात करेंगे थोड़ा सा आगे, और बात करेंगे पॉलिटिकली। अब फ्यूडलिज्म से थोड़ा सा दूर जाएंगे, फ्यूडलिज्म का डिस्कशन इतना ही है बीडीसी में। अब आगे कुछ अन्य पहलुओं पे बात करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा जो बीडीसी कहते हैं वो है राजा और सैक्रेड सेंटर्स के बीच का रिलेशन, किंग और डिविनिटी के बीच का रिलेशन। तो देखिए प्लीज, हम पॉलिटिक्स पे ज्यादा बात कर रहे हैं यहाँ पे, फ्यूडलिज्म एक पार्ट है वो हमने कर ली, बट अब पॉलिटिक्स पे आते हैं। तो वो दो एरियाज के बारे में बात करते हैं कि वो रिलेशन बता रहे हैं कि जो टेम्पोरल डोमेन है, टेम्पोरल डोमेन को समझिएगा, अभी हम बात करेंगे इस पे। टेम्पोरल डोमेन, टेम्पोरल डोमेन और सैक्रेड डोमेन, वो इस वर्ड की बात करते हैं। अगर देखिए इस कंसेप्ट को अगर आपको अच्छे से जानना है तो मैं रिकमेंड करूंगा, एक बुक है डायना की, डायना एक इतिहासकार है, फॉरेन डायना एक फॉरेन हिस्टोरियन है जो कि इस मुद्दे पे बहुत अच्छे से लिखती है। अगर आपको भारत में कंसेप्ट समझना है तो आप डायना की किताब को, पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। तो वो क्या कहते हैं बीडीसी साहब, टेम्पोरल डोमेन और सैक्रेड डोमेन, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए टेम्पोरल डोमेन का मतलब राजाओं से है, मोटा मोटा रूलिंग क्लास से है ना, रूलिंग क्लास से है। सैक्रेड डोमेन में कौन आ गया? सैक्रेड, सैंक्टिटी मतलब पवित्रता, तो इसमें कौन आ गया? आपके प्रीस्ट, है ना, ब्राह्मण्स, ये सब इसमें आ गए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि दोनों ही एरियाज, ये दोनों ही जो सेगमेंट है समाज का, वो एक दूसरे को प्रभावित करता है बहुत ज्यादा, एक दूसरे पे दोनों टिका हुआ। राजा ब्राह्मणों की एक वैलिडेशन ले रहा है, ब्राह्मणों के एक कॉन्सेंसस ले रहा है, ब्राह्मणों से एक परमिशन टाइप ले रहा है कि वो रूल कर सकता है। उसके बदले राजा ब्राह्मण्स को क्या दे रहा है? सस्टेनेंस, उनका गुजारा करवा रहा है, उनको रिसोर्सेज दे रहा है कि आप ये ले लीजिए ऐसा सम्मान की तरह। और ब्राह्मण उनको वैलिड करने की, चलो ठीक है तुम रूल कर सकते हो। ब्राह्मणों को क्यों, ब्राह्मणों से क्यों वैलिडिटी इनको चाहिए? क्योंकि आपको पता ही है समाज में टॉप में ब्राह्मण है, ब्राह्मण की बात कोई काटेगा नहीं। तो भाई अगर ब्राह्मण ये कह दे कि चलो ठीक है तुम शासन कर सकते हो, तो जनता को तो मानना पड़ेगा ना। तो ये दोनों ही एक दूसरे को कैसे
इन्फ्लुएंस करते हैं इस समय, ऐसा बीडीसी साहब कहते हैं अपने आर्टिकल में। और ये वैलिडिटी लेजिटिमेशन हो रहा है, और वो कहते हैं कि दो तरीके और हैं, ठीक है, ये तो हो ही रहा है, बट इस समय सोसाइटी में अलग अलग बिलीफ्स भी आ रहे हैं, और इस समय भक्तिज्म के ट्रेंड्स भी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि हमें पता है भारत में भक्ति मूवमेंट आता है जिसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आने लग जाती है। जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर होता है हमारा पुराना, ब्राह्मण का जो धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, वैदिक जो ऑर्डर था जिसमें बहुत ही रिजिडिटी हुआ करती थी, अब वो फ्लेक्सिबल हो रहा है और भक्तिज्म आ रहा है। अलग अलग सेक्टेरियन थॉट्स समाज में आते जा रहे हैं। जरा सोचिए, इस कॉम्प्लेक्सिटी को देखिए। समाज में बहुत सारे लोग हैं, उनका अपना अपना बिलीफ सिस्टम है। तो अब हो क्या रहा है, ब्राह्मण्स क्या कर रहे हैं इस समय, वो एक कॉमन चैनल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र जब उनका जब समय था तो बहुत एक, आप समझ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स समाज में हुआ करते थे। क्यों होते थे कि रिजिडिटी बड़ी हुआ करती थी। अगर मान लो किसी ने एक अलग तरीका भक्ति करने का या पूजा करने का सोचा तो नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको उन पुस्तकों के अनुसार ही चलना होता था। कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस उस समय ज्यादा थे। बट इस समय अर्ली मेडिवियल में भक्ति जब मूवमेंट आने लगा, जिसमें वैष्णविज्म, शैविज्म और सारे जो टाइप्स ऑफ पूजा अर्चना आ रही हैं, जैसे तांत्रिसिज्म, वेदिज्म भी अब थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें अब क्या कर रहे हैं ब्राह्मण्स, वो भी फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं इनका जो बिलीफ है कॉमन बिलीफ में परिवर्तित हो जाए। मान लो, एग्जाम्पल देते हैं थोड़ा सा, मान लो किसी का ये मानना है कि भैया मैं तो शिव की ही भक्ति करता हूँ, शिव ही जो है सबसे सुप्रीम डाइटी है, सबसे ऊपर शिव है। कुछ कहते नहीं भाई माँ दुर्गा है, गॉडेस कल्ट्स भी आते हैं इस समय, आपको पता ही है, माँ दुर्गा भैया सबसे टॉप में है भाई, वो उनके आगे कोई कुछ नहीं है, कुछ ये कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो ब्राह्मण्स क्या करेंगे, शिव को, दुर्गा को, बाकी गॉडेसेस को एक कॉमन चैनल में लाने का प्रयास करेंगे, कॉमन टर्म में लाने का प्रयास करेंगे। वो कहेंगे हिंदुइज्म, वो कहेंगे ये सब हिंदू के पार्ट है। तो ये समाज को मॉडिफाई कर रहे हैं अब, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सैक्रेड डोमेन की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ती जा रही है, ऐसा आर्टिकल में साफ लिखा है अगर आप उसको पढ़ेंगे। एक बात और है यहाँ पे कि कैसे टेम्पोरल डोमेन, मतलब जो राजा होते थे वो कैसे इन ब्राह्मणों से या प्रीस्ट से या सैक्रेड डोमेन के लोगों से कैसे एक वैलिडेशन लेते थे। तो दो तरीकों से वो वैलिडेशन लेते थे। पहला तरीका ये था कि या तो वो सरेंडर कर जाए, सरेंडर टू गॉड, ठीक है। मान लो कोई राजा है, वो कह दे कि भैया मैं तो कुछ नहीं हूं, और वो ईश्वर के सामने हाथ जोड़ ले और उसे की प्रोपगेशन करते करते उसी ईश्वर के नाम से शासन करे। ऐसा देखा गया है, खासकर जब आप बात करते हैं लीनिएज बेस्ड रूल्स के, जैसे ये आपको देखने को मिलेगा जगन्नाथ के केस में। जगन्नाथ आपको पता ही है बहुत फेमस टेम्पल है उड़ीसा में, तो जगन्नाथ कल्ट, जगन्नाथ का गुड वहाँ डेवलप होता है इस समय। और वहां पे जो जगन्नाथ कल्ट है, और जो राजा अनंग भीम थे, जगन्नाथ जब कल्ट फैल रहा था उस समय, इस समय अर्ली मेडिवल में जो किंग थे उनका नाम था अनंग भीम। तो अनंग भीम ऐसे रूल करते हैं, ऐसे लेजिटिमेसी पाते हैं। देखिए मोटी सी बात समझते हैं, मोटी सी बात, थोड़ा सा आपके सेंटिमेंट्स को बुरा लग सकता है, पहली माफी चाहता हूं आपसे। आज की डेट में ना मोटा मोटा समझिए, उस समय भी कलयुग था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कलयुग के केस से तो हम माइथोलॉजिकल बात करते हैं। जरा सोचने का प्रयास करिए, क्या जो आप पूजा अर्चना करते हैं या जो पूजा पाठ करते हैं, देखिए कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, मानता हूं, क्या उस लेवल की आप करते हैं जो एक्सपेक्टेड है। आज के डेट में भगवान को हम कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ सोर्स, प्लीज समझने का कोशिश करिए। एज अ सोर्स, ईश्वर को हम एक जरिया बना रहे हैं अपना, हमारा कोई डेडिकेशन नहीं है। भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे नौकरी मिल जाए, मेहनत करेगा वो, ओके, बट वो थोड़ा सा अपना बोझ ईश्वर पे डाल देगा, भगवान मुझे प्लीज आप पार करा दीजिए, मैं आपको एक फल फूल चढ़ाऊंगा, प्रसादा चढ़ाऊंगा। प्रसादा कहते हैं वैसे इंग्लिश में, प्रसाद हिंदी में चढ़ाऊंगा। तो
टूरिस्ट प्लेसेस आज के डेट पे देख लीजिए, ओम पर्वत उसकी पूरी बर्फ सूख गई है, कलयुगी है, आप चेंजेस देखिए रहे। टूरिस्ट प्लेसेस फॉर एग्जांपल बद्रीनाथ केदारनाथ लोग जा रहे हैं, सब लोग भक्ति से जा रहे हैं। आप देखिए ना, क्या पूरा कचरा करके जा रहे हैं वहाँ, क्या वेस्ट फैला के जा रहे हैं, और भक्ति का कोई सेंस उनके अंदर नहीं है। वहाँ बाहर मंदिर के बाहर चल रहा है, उनका पार्टी चल रही है, ठेका चल रहा है, बिल्कुल नाच गाने हो रहे हैं, क्या है ये? इट इज नॉट द केस, सही बात नहीं है। तो ऐसे ही हमारा जो मेन मोटिव है भक्ति रखने का, ईश्वर को रखने का, वो ये है कि अपनी असफलताओं को हम छुपा सकें, और जो ऐसी चीजें हैं जिसका हमारे पास कोई आंसर नहीं है, वो फिर हम भगवान पे छोड़ देते हैं। हम कहते हैं भगवान ही मालिक है ना? ये सोचिए, और क्यों नहीं है आंसर? क्योंकि हम नहीं जानना चाहते। तो हमारी बोझ को हम दरअसल ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे पापों को दरअसल हम ट्रांसफर कर रहे हैं आज की डेट पे ईश्वर को एज अ जरिया बना के। और जरिया क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें केवल और केवल जो अलौकिक सुख है, जो भौतिक सुख है, हमें वो चाहिए। तो राजा भी वैसे ही होते थे, उन्होंने ईश्वर के सामने सरेंडर कर दिया, और लोगों ने भी कहा अरे वाह क्या राजा है, भले उसके मन में सच्ची श्रद्धा ना हो, बट इसलिए क्योंकि मैं रूल कर सकूं। तो यहाँ पे जगन्नाथ कल्ट के लोग थे, उन्होंने राजा अनंग भीम को एक्सेप्ट कर लिया, और ऐसे फिर वो शासन करने लगा। तो दूसरा तरीका क्या होता था लेजिटिमेसी पाने का? वो ये होता था कि आप अपने जो लीनिएज है, जो अपनी वंशावली है, जो अपने पूर्वज है, वो आप ईश्वर से कनेक्ट कर लें, ईश्वर से जोड़ लें कि देखो हम सूर्यवंशी हैं, हम तो भैया सूर्यवंशी हैं, श्री राम के उससे आते हैं, हम चंद्रवंशी हैं, हम श्री कृष्ण के वंशावली से आते हैं। ऐसा लोग कहते थे, राजा लोग करते थे, और तब लोग भी कहते थे अरे वाह ये तो श्री कृष्ण के पूर्व सक्सेस उत्तराधिकारी हैं, उनके बाद की जनरेशन है, तो चलिए भैया इनको तो राजा बनना ही चाहिए, भले ना हो, भले वो घपला कर रहे हो। तो ये भी करते थे कि वो कनेक्ट करते थे अपने आप को गॉड से, है ना? कनेक्ट करते थे अपने आप को गॉड से। तो ये तरीके होते थे अपने आप को लेजिटिमेशन पाने के और ऐसे करने के। और प्लीज इस समय टेम्पल्स का बड़ा वर्चस्व था, टेम्पल्स अपनी एक रोल प्ले काफी कर रहा था, और इसमें ब्राह्मण्स का भी रोल था, है ना? इस समय एक टेम्पोरल पावर का भी रोल था, दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ऐसा पीडीसी अपने आर्टिकल में कहती है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हमें पल्लवा के दौरान मिलता है, जो पल्लव राजा हुआ करते थे। पल्लव आप देखेंगे साउथ में है, पल्लवा, कोलास, कुछ पॉलिटीज इस समय डेवलप होंगी, आपने सुना होगा पांड्यास, चेरास, राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहारास, है ना, परमार, राठौड़, ये सारे अलग अलग चीफ टीम्स आते हैं, सारे अलग अलग पॉलिटीज बनने लग जाते हैं अपने अपने लोकल लेवल में, जैसे कि हमने बात करी। तो पल्लवास, कोलास से अपने आप को ईश्वर से जोड़कर ऐसे लेजिटिमेसी पाते हैं, ऐसे शासन करते हैं। सो दीज आर द वेज, ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू जो है रूलिंग हो रही है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दोनों ही एक दूसरे को कंसिडर कर रहे हैं। और एक बात वो और कहते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई किसी को डोमिनेट कर रहा और ये हमेशा नाता एक जैसा रहा हो। आप देखेंगे ये रिश्ता जो है ना दोनों के बीच बदला भी है। इनफैक्ट एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है कश्मीर का आर्टिकल में, आप अगर देखें कश्मीर में एक जो किंग है, एनोनिमस राजा है, नाम नहीं बताया हुआ है, वो एक ऑफिशियल को अपॉइंट करता है जिसका नाम वो रखते हैं देवोट पटनायक। देवोट पटनायका उस ऑफिसर का नाम था, और वो जो ऑफिसर है उसका काम क्या था कि जो भी मंदिर हैं, जो भी सैक्रेड सेंटर्स हैं, आप उनकी प्रॉपर्टीज को क्या करें, अपने अधीन करें, आप कन्फिस्केट करें वो सारी प्रॉपर्टीज, राजा अपने अंडर ले ले। तो इसका क्या मतलब हुआ? कश्मीर से हम क्या देख पा रहे हैं कि इस समय टेम्पोरल डोमेन के जो लोग हैं वो सैक्रेड डोमेन के लोगों को दबाना चाह रहे हैं, नहीं बन पा रही है। तो ये भी केसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन इतना ही रखते हैं। हमने लगभग लगभग 50% आर्टिकल कर लिया है, मोटा मोटा भी उससे थोड़ा कम ही होगा, बट कोशिश करेंगे अगली वीडियो में जो रिमेनिंग सेक्शन है आर्टिकल का
वो पूरा हो सके और इसको समझ सकें। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपने कंसेप्ट्स को अच्छे से पकड़ा होगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप जान पा रहे होंगे। और आगे का जो डिस्कशन है फिर आगे करेंगे। सो टिल देन गुड बाय, थैंक यू।